वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं एडवोकेट आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एडवोकेट्स की, जो यंग एडवोकेट्स बेसिकली जिन्होंने एलएलबी पास किया होता है और वो एज एन एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ स्टेट में किसी में भी आप इनरोल कराते हैं। तो क्या बेनिफिट्स, क्या वो 10 फायदे हैं जो आपको एज एन एडवोकेट मिलने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, जो आप किसी भी स्टेट बार काउंसिल की बात करें, आप एलएलबी पास होने के बाद किसी भी स्टेट बार काउंसिल में जहां से आप बिलोंग करते हैं या जहां प्रैक्टिस करने चाहते हैं, वहां पे आप इनरोलमेंट करा सकते हैं अपना, जिसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है, याद रखिएगा। क्योंकि आपका ऑल इंडिया बार एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही आप एलिजिबल होते हैं कि आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट सब बेनिफिट आपको मिलता है कि एलएलबी डिग्री से ही काम नहीं चलेगा, याद रखिएगा। एलएलबी डिग्री के साथ आप लोगों को इनरोलमेंट कराना होता है किसी भी स्टेट बार काउंसिल में, जहां इनरोलमेंट के बाद उस पर्टिकुलर स्टेट में जहां पे आपने इनरोलमेंट कराया है, वहां पे आपको प्रैक्टिस का राइट मिल जाता है। उस पर्टिकुलर स्टेट की कोर्ट्स जो हैं, चाहे वो हाई कोर्ट की बात की जाए या जितनी सबॉर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वहां पे एज एन एडवोकेट आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी केस में। ठीक है, मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं की है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इस वीडियो के एंड में जो 10वां फायदा मैं बताऊंगा वो शायद बहुत ही कम लोग, 1-8% लोगों को ही पता होगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के। दूसरी चीज बात आती है, दूसरा जो आपको बेनिफिट मिलता है वो ये है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एलएलबी करने के बाद, चाहे वो जुडिशरी की बात की जाए, एपीओ है, आईबीपीएस लॉ ऑफिसर्स आप प्रिपेयर करते हैं, रेलवे में लॉ ऑफिसर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं आप, सीबीआई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या सीबीआई पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कंपनी प्रोसिक्यूटर की पोस्ट आपको नोटिफाई होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में असिस्टेंट लीगल एडवाइजर आप बनना चाहते हैं, ईडी में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जहां पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, याद रखिएगा। तो आपका वो प्रैक्टिस काउंट होगा जिस दिन से आपने स्टेट बार एसोसिएशन में, नहीं, याद रखिएगा, स्टेट बार काउंसिल में आपने इनरोलमेंट कराया है। स्टेट बार जो आपका इनरोलमेंट होता है वही आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, क्योंकि मेंबरशिप जो कोर्ट्स की होती हैं, चाहे वो आप हाई कोर्ट की लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की मेंबरशिप आप ले सकते हैं, या आप सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की मेंबर्स ले सकते हैं, वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, उसके भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, चाहे वो जुडिशरी के लिए 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आपको देखने को मिलेगा, जो मई 2025 का जजमेंट था, वहां से आपको 3 साल की प्रैक्टिस काउंट होती है। बहुत सारे स्टेट्स हैं, चाहे वो दिल्ली एपीपी हो, ठीक है, वहां पे भी आपको इनरोलमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे एपीओ में आपको इनरोलमेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आप सेलेक्ट होंगे तो ऑब्वियस बात है आपको इनरोलमेंट कराना पड़ेगा। ठीक है, आप रेलवे की बात करें, रेलवे के लॉ ऑफिसर्स की, वहां पे आपको इनरोलमेंट कंपलसरी होता है। सीबीआई एपीओ में आपको प्रैक्टिस काउंट होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आप गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट समझिए कि 80% ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पे आपको एज एन एडवोकेट इनरोलमेंट कंपलसरी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरी बात आती है, तीसरा बेनिफिट आपको मिलता है कि आप अगर आप इनरोल्ड हैं एज एन एडवोकेट, तो उस केस में आप जो गवर्नमेंट्स के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए, स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए, या ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं, डिफरेंट पीएसयूज हैं, अथॉरिटीज हैं, वहां पे आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली पैनल एडवोकेट्स की बात की जाती है, जो रिप्रेजेंट किया जाता है गवर्नमेंट पैनल जो होते हैं, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि गवर्नमेंट के जो केसेस हैं वो आपको एलोकेट हो जाते हैं, और जो पर फीस होती है वो आपकी गवर्नमेंट के हिसाब से पे की जाती है, पर केसेस के हिसाब से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आप इनरोल नहीं होंगे तो ऑब्वियस आप वहाँ से आपका एक्सपीरियंस नहीं काउंट होता। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप दिल्ली की बात करें, तो डिफरेंट दिल्ली में आपको, जैसे अभी रिसेंट एग्जाम्पल के लिए मैं तौर पर बताता हूँ, जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वैकेंसीज नोटिफाई हुई हैं, तो वहाँ पे क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में प्रैक्टिस, अगर आप एज एन पैनल एडवोकेट बनना चाहते हैं तो 4 साल की प्रैक्टिस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। हाई कोर्ट में अगर आप पैनल एडवोकेट बनना चाहते हैं 6 साल की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना पड़ेगा 8 साल के लिए। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है और आपको वहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वोटिंग राइट की बात करते हैं। जो भी आपके इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो स्टेट बार एसोसिएशन के, स्टेट बार काउंसिल्स के बेसिकली आपके इलेक्शंस हो, या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, या हाई कोर्ट के बार एसोसिएशंस के आपके, या सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशंस के इलेक्शंस होते हैं, उसमें वोटिंग राइट भी आपको मिलता है। लेकिन वोटिंग राइट कैसे मिलेगा? अब अगर आप मान लीजिए इनरोलमेंट आपने स्टेट बार काउंसिल में कराया है,
तो आप एलिजिबल हो जाते हैं स्टेट बार काउंसिल का जो भी इलेक्शन होगा, ठीक है, जो 5-5 साल बाद होता है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं वोटिंग राइट के लिए। दूसरी चीज़ होती है कि जब आप मान लीजिए किसी स्टेट में पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से आपने मेंबरशिप लिया है, फॉर एग्जांपल दिल्ली की बात करते हैं, तो मान लीजिए आपने दिल्ली में साकेत कोर्ट की मेंबरशिप ले ली क्योंकि एक ही कोर्ट की मेंबरशिप आपकी वैलिड रहती है, या यूपी में मान लीजिए आपने गौतम बुद्ध नगर की मेंबरशिप ले ली, या बिहार में आपने पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मेंबरशिप ली है। तो उस केस में क्या होता है, उस पर्टिकुलर कोर्ट में जब 2-2 साल बाद, या डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग प्रोविजन है, कहीं पे 1-1 साल में होता है, कहीं 2-2 साल में इलेक्शंस किए जाते हैं बार एसोसिएशन के, तो उस केस में भी आपको वहां का पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का भी बेसिकली मेंबरशिप रहेगा, तो वहां भी आप वोटिंग अपना राइट इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम पांचवी बात करते हैं। पांचवा बेनिफिट जो आपको मिलता है वो होता है चैम्बर अलॉटमेंट की बात जब आती है। ठीक है, डिफरेंट आपके हाई कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं, वहां पे आपको जो चैम्बर्स बने होते हैं, जो बेसिकली आप चैम्बर्स की बात की जाती है, आपके खुद के प्राइवेट चैम्बर्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है, जो चैम्बर्स बनाए जाते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई नया चैम्बर बन रहे हैं, ठीक है, कोई नई बिल्डिंग बन रही है जिसमें 100 चैम्बर या 200 चैम्बर की लिमिट है, तो वो चैम्बर कैसे अलॉट किया जाता है, वो आपकी जो मेंबरशिप होती है वो ईयर एज के हिसाब से, अगर उस पर्टिकुलर कोर्ट की फॉर एग्जाम्पल आपके पास 30,000 का मेंबरशिप है दिल्ली में, तो 30,000 में अगर मान लीजिए कोई चैम्बर खाली होते हैं, तो ऑब्वियस बात है उसमें लिस्ट बनी रहती है आपकी कि कब से आपकी उस पर्टिकुलर कोर्ट में मेंबरशिप है, और उस मेंबरशिप के अकॉर्डिंग आपको सीनियरिटी के बेसिस पे आपका चैम्बर अलॉट किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप मान लीजिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ की मेंबरशिप, उस पर्टिकुलर कोर्ट की मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि वो मेंबरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए फ्यूचर में। अगर आप परमानेंट प्रैक्टिस करने चाह रहे हैं, तो आपको चैम्बर अलॉटमेंट में बहुत ईजी होता है, याद रखिएगा। चेंज मत कीजिए बार बार, क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं कि कभी मान लीजिए दिल्ली में 30,000 की मेंबरशिप ले लिया आपने, फिर उसका सोचा कि नहीं नहीं छोड़ो, अब दूर पड़ रहा है हमें, हम कड़कड़ुमा की ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपने कड़कड़ुमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मेंबरशिप ले ली, फिर आपको लगता नहीं मैं साकेत कोर्ट की मेंबरशिप अच्छी होगी। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपको जो मेंबरशिप जो होता है उसके बेसिस पे आपका चैम्बर अलॉटमेंट में आपको हेल्प करने वाला, याद रखिएगा। जितने लोगों की 10 साल 15 साल की प्रैक्टिस हो जाती है, उनको पॉसिबिलिटी होती है कि आपको चैम्बर अलॉटमेंट में बहुत ईजिली चैम्बर अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, सिक्स्थ बेनिफिट की बात करें, तो जो भी आप कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स देखते हैं, ठीक है, एज अ लीगल कंसल्टेंट की बात करते हैं, या आप यंग प्रोफेशनल्स की पोस्ट आपकी नोटिफाई होती है, जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, आज की तारीख में अगर आप देखेंगे हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री, जो भी आप नाम सोच सकते हैं जिस मिनिस्ट्री का या जो अवेलेबल है, तो हर मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में लीगल कंसल्टेंट की पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नोटिफाई होती है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, पीएसयूज है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जितने मिनिस्ट्रीज हम बात कर रहे हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, स्पेस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की बात की जाए, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज नहीं आज की तारीख में बचा है जिसमें यंग प्रोफेशनल्स की जरूरत ना हो। तो यंग प्रोफेशनल्स आपके लीगल की पोस्ट नोटिफाई होती है, या बेसिकली लीगल कंसल्टेंट, चाहे वो आपका लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हो, कॉम्पिटेटिव कमीशन हो, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और भी आपको देखने को मिलेंगे। हर जगह आपके लीगल कंसल्टेंट या बेसिकली यंग प्रोफेशनल्स की वैकेंसीज नोटिफाई होती है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, उसमें भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको मेंबरशिप बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फ़ायदा जो आपको मिलेगा एज एन एडवोकेट की बात की जाए, तो आपको इंश्योरेंस बेसिकली मिल जाता है। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, जब भी आप इनरोलमेंट कराएंगे, ठीक है, तो अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी इंश्योरेंस करता है, और साथ में जो स्टेट बार काउंसिल्स हैं, जो स्टेट बार एसोसिएशंस हैं, वो भी बेसिकली आपको, जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे इंश्योरेंस के पैसे आपके जाते हैं। बेसिकली वो क्या करते हैं, 10 साल के लिए पहले से एक साथ लमसम अमाउंट आपको पे कर लिया जाता है। इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है 50 रुपये या 100 रुपये के हिसाब से, ठीक है, वो एक टाइम पे करते हैं, इसलिए आपको लगता नहीं है कि हमें कराया गया है। तो दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो सीएम इंश्योरेंस है, ठीक है, सीएम एडवोकेट इंश्योरेंस आपको स्कीम मिलेगी, जिसमें आपको 10 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है। अगर मिस हैपनिंग हो जाती है किसी एडवोकेट के साथ, ठीक है, अगर डेथ हो जाती है या परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है, उस केस में भी आपको इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं आप लोग। कोई आपको मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो भी आप बेसिकली पैसे रिकवर कर सकते हैं। जो रिम्बर्समेंट की बात करते हैं, जो हॉस्पिटल्स का बिल है उसको रिम्बर्स कर सकते हैं आप, याद रखिएगा। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है, अगर आप एज एन एडवोकेट मेंबरशिप आपकी है, ठीक है, तो ही आपको ये मिलेगा, याद रखिएगा। अगर आपने इनरोलमेंट नहीं कराया हुआ है तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे पास एलएलबी की डिग्री है तो मैं बेसिकली इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस को क्लेम कर लूँ। ठीक है,
उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक हम बात करते हैं प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स की, ठीक है, जो एक हमारी एडवोकेसी में अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपके एडवोकेट्स हैं, ठीक है, तो आप अब जैसे ही आप लॉ करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं लॉ के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होंगे, तो भी आपके पास जो गाड़ी है बेसिकली या फोर व्हीलर है आपके पास या टू व्हीलर है या स्कूटी है, कुछ भी है, तो आप बेसिकली स्टिकर लगा देते हैं कि एज एन एडवोकेट का सिंबल लगा लेंगे, या ठीक है एडवोकेट लिखवा लेते हैं आप लोग, एडवोकेट इन हाई कोर्ट। ठीक है, अगर आप लखनऊ जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा उच्च न्यायालय करके आपको, ठीक है, लखनऊ मिलता है, ठीक है, पटना में जाएंगे तो भी आपको उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट पटना करके स्टिकर्स या लगे होते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती, याद रखिएगा, जितनी वैल्यू अगर आप गाड़ी से चल रहे हैं और आपकी ऑफिशियल जो मेंबरशिप है ना, अगर आपने किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मेंबरशिप ली है या हाई कोर्ट की मेंबरशिप ली है, तो आपको जो पर्टिकुलर बार एसोसिएशन बेसिकली आपको स्टिकर प्रोवाइड करता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। चाहे इवन हम कह सकते हैं कि थोड़ा पुलिस वाले भी डरते हैं चालान करने से कि यार ऑफिशियली अगर आपने लिखवाया बस एडवोकेट लिखा हुआ है गाड़ी पे, तो सोचेंगे ठीक है कोई रिश्तेदार होगा या कोई और होगा पर्सन, ठीक है, तो शायद वो आपको हल्के में ले लें। लेकिन जब आप स्टिकर बेसिकली आपका ऑथराइज्ड होता है, जिस पे आपका नाम मेंशन होगा प्लस आपका इनरोलमेंट नंबर तक मेंशन होता है और आपका फ़ोन या एड्रेस डिटेल मेंशन होती है, तो एक अथॉरिटी आती है और वहाँ भी एक वैलिडिटी दिखती है पुलिस वालों को कि हाँ ये कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है जो रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस कर रहा है किसी कोर्ट में, तो ये फ़ायदे हैं। उसके साथ ही आप डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में या बेसिकली डिफरेंट कंपनीज में एज अ लीगल एडवाइजर भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहता है। लेकिन वो भी आपको जब तब आप लीगल एडवाइजर बन पाएंगे तब आपके पास प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होगा, और वो प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस हम हमेशा बोलते हैं कि आपका जिस दिन इनरोलमेंट डेट ऑफ इनरोलमेंट से ही काउंट किया जाता है, ठीक है। अब जो वेट कर रहे थे आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात बता रहा था आप लोगों को कि 10th सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा, देखिए जो भी कॉरपोरेट या प्रोफेशनल्स की बात की जाती है, चाहे वो लॉयर हों, डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, या इंजीनियर्स की बात की जा रही है, या हम लोग बात करते हैं जब आर्मी पर्सन्स होते हैं तो उनको तो भाई कैंटीन के बेसिस पे आपके डिस्काउंट्स मिल जाते हैं जब वो लोग परचेज करने जाते हैं, कोई भी आइटम की बात की जाए, चाहे वो ग्रॉसरीज हो या कार हो या अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करते हैं। लेकिन एडवोकेट्स को भी बेसिकली अगर आप देखेंगे डिफरेंट कंपनीज जो होती हैं, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज आपको कार खरीदने पे, ठीक है, आपको डिस्काउंट देती है। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स ने भी एक स्कीम निकाली थी जो आपको प्रोफेशनल्स के लिए, चाहे वो लॉयर्स हों, डॉक्टर हैं या आईटी सीए पर्सन्स हैं, तो उनके लिए 50,000 तक का डिस्काउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आपका वॉल्क्सवैगन है, उन्होंने भी डिस्काउंट निकाला था कि 50,000 रुपीज़ डिस्काउंट आपको मिल जाता है, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो ये सब बेनिफिट्स भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए क्या होगा, इनरोलमेंट बहुत ज़रूरी है। आपकी एलएलबी की मार्कशीट के बेसिस पे आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आप एज एन प्रोफेशनल काम कर रहे हैं इसीलिए डिस्काउंट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप याद रखिएगा। और समाज में एक आपको रेपुटेशन मिलती है एडवोकेट्स का, ठीक है, एक डर भी बना रहता है कि कोई भी कुछ सोच बोलने से या करने से पहले थोड़ा सोचता है आपके खिलाफ कि वकील साहब हैं, है ना, कोर्ट में देख लेंगे, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स रहते हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।